तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे स्टैंडिंग वेव्स एंड इसके जो मोड्स होते हैं वो सारे। डन। इस मोड्स के अंदर हम नोट्स देखेंगे बेसिकली और एंटी नोट्स भी देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये जो तुम्हारा स्टैंडिंग वेव्स है ये तुम्हारा आता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर। ठीक है, किस में आता है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। डन। तो हमने ऑलरेडी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को पढ़ा है एक बार। अब देखो, वो जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स था जिसमें कोई दो वेव आपस में क्या करते, ओवरलैप करके एक बड़ा सा वेव बनाते हैं या कभी छोटा सा वेव बनाते हैं, वो हमने पढ़ा है सुपरपोजिशन ऑफ वेव में। उसमें हमने एक फिनोमेना पढ़ा था, वो है इंटरफेरेंस। अगर आपको याद होगा तो हमने वहाँ पे पढ़ा था इंटरफेरेंस, और वहाँ पे आपको याद है कंस्ट्रक्टिव बनाते थे, डिस्ट्रक्टिव बनाते थे। तो वहाँ पे हमने जो एजम्पशन लिया था एक बार रिकैप कर लेते हैं। वहाँ पे हमने एजम्पशन क्या लिया था कि जो वेव होता है ना, वेव क्या होता है, प्रोपोगेट करता है सेम डायरेक्शन में। वेव प्रोपोगेट इन सेम डायरेक्शन। वहाँ पे जो दो वेव हमने लिया था ना, वहाँ पे जो दो वेव लिया था अपना सुपरपोजिशन को करने के लिए इंटरफेरेंस में, तो वहाँ पे दोनों वेव क्या था, सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे थे। यहाँ पे कैसा वेव था और दूसरा वेव भी था, वो भी तो क्या था, सेम डायरेक्शन में ही था। दोनों प्रोपोगेट किस तरफ, इसी तरफ हो रहे थे। तो फिर हमने इसको बना के बड़ा सा ऐसा वेव कुछ बनाया था। डन। अब देखो, अभी हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो है जाके स्टैंडिंग वेव। तो देखो, स्टैंडिंग वेव ये भी आपका सुपरपोजिशन में ही है। ठीक है, ये भी आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही होता है। अब इसमें फंडा क्या है, इसमें आपका एक वेव यहाँ जा रहा होता है और जो दूसरा वेव होता है ना वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता है। डन। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है ना, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में थे तब ऐसा बनाया था। अब जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तब कैसा बनता है वो हमें देखना है। एनी हाउ, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना तो रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाएगा, कुछ देखने में कुछ ऐसा बन जाता है। डन। तो इसी चीज़ को हमें भी स्टडी करना है। ये होता है आपका स्टैंडिंग वेव। डन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे वेव्स आर प्रोपोगेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। इन डिफरेंट मतलब क्या होता है, बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट, एक अगर एक्स में जा रहा है तो और एक वाई में प्रोपोगेट कर रहा है। डन। ये होता है आपका स्टैंडिंग वेव में। और हाँ, एक और चीज़ में जो भूलना भूल गया, इंटरफेरेंस में भी क्या था, फ्रीक्वेंसी सेम था। फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ये क्या था, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ये क्या था आपका, सेम था इंटरफेरेंस में। यहाँ पे भी स्टैंडिंग वेव जब बनाएंगे तब भी हमारा जो वेव प्रोपोगेट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी एंड आपका जो एम्पलीट्यूड होगा ना, और जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। डन है। अब जो तीसरा जो फिनोमेना बचता है वो भी आपका सुपरपोजिशन से होता है, वो होता है आपका बीट्स। ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो बीट्स होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें इंटरफेरेंस के माफिक रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। समझ रहे हो ना, इसमें जो वेव रहेगा दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगा। वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रैवल इन ए सेम डायरेक्शन। ये क्या करेंगे, ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। तो दो वेव होंगे जिनके फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगे। जैसे मान लो एक वेव है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ये दूसरा एक वेव है, फ्रीक्वेंसी कम है। ये दोनों क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे। तो ये लोग जब आपस में मिक्सअप कर लेंगे तब जो रिजल्टेंट वेव बनेगा ना, तब जो रिजल्टेंट वेव बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बीट्स। डन। तो ये होता है आपका बीट्स का फंडा। तो हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑलरेडी कर लिया, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड सेम है और आपका फ्रीक्वेंसी भी सेम है। आज हम करने वाले स्टैंडिंग वेव। डन। और इसके जो नोट्स जो आएंगे ना, जो नॉर्मल मोड्स आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। डन। अब देखो, तो शुरू करते हैं। तो स्टैंडिंग वेव का पहले फंडा क्या है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, पहले यही चीज़ हमें लिखना है। इन स्टैंडिंग वेव टू वेव्स, लेट अस टू वेव y1 एंड y2 ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी f आर propagating standing wave of in standing wave two waves y1 and y2 of same frequency are propagating in opposite direction। ठीक है, ये बातें हमें क्लियर है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा टेबल बनाना पड़ता है, और टेबल को ज़रा समझो। लेटेस्ट थिंग, देखो यार, यहाँ पे दो टेबल बनेंगे। डन। अभी एक वेव को कंप्लीट होने के लिए कितना साइकिल चाहिए आपको बताओ, ये तो आपको पता है, 2 साइकिल चाहिए होते हैं। जैसे सपोज ये तुम्हारा फर्स्ट वेव है, ये इसका फर्स्ट साइकिल है। डन है, ये फर्स्ट साइकिल। तो यहाँ अगर 0 टाइम है, यहाँ पे कितना होगा, t/4। यहाँ पे कितना होगा आपका
दैट इज़ हाफ टाइम, यहाँ पे कितना होगा 3t/4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा कंप्लीट टाइम t। डन। अभी देखो स्टार्टिंग जब आपका टाइम 0 सेकंड था, इसको समझना एक बार, जब आपका टाइम 0 सेकंड था तो तब यहाँ पे वेव ऐसा था। अब मान लो अभी इसका टाइम t/4 हो चुका है, इसका टाइम कितना हो चुका है t/4, तो t/4 जब हो जाएगा तब ये जो पार्ट है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आइडिया मिला। ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट कहाँ आ जाएगा, ये क्रस्ट तब यहाँ पे रहेगा ना, याद है ना हमने वो तो प्रोपोगेशन पढ़ा था। तो t/4 टाइम के बाद ये क्रस्ट कहाँ, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रस्ट बना लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ट्रफ था, ये जो नीचे वाला ये जो पार्ट था, ये t/4 टाइम के बाद यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। डन। ये यहाँ आ जाएगा और ये जो डाउन पार्ट था ना, देखो ये जो पार्ट है एक स्टेप आगे यहाँ आ गया, ऊपर वाला पार्ट एक और स्टेप आगे यहाँ चली गया, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो पार्ट था वो कहाँ चल जाएगा आपका, वो आ जाएगा इस लास्ट पॉइंट पे। तो t/4 टाइम के बाद आपका वेव कुछ ऐसा दिखने वाला है, बराबर। डन। फिर से वही टाइम बीत रहा है, फिर से वही अगर टाइम और एक्स्ट्रा बीत जाए, अभी टाइम कितना हो चुका है, आपका टाइम हो चुका है आधा टाइम हो चुका है, तब आपका ये वेव का पोजीशन क्या होगा ज़रा देखो आप। फिर से वही बना लेते हैं इसको, जब बनाएंगे हम, अब देखो तो t/4 के बाद अगेन ये जो ए वाला जो पॉइंट है ये कहाँ, यहाँ आ जाएगा। दैट इज़ ये जो डाउन पॉइंट है यहाँ आ चुका है, यहाँ आ गया। ए पॉइंट यहाँ मूव कर जाएगा, ये वाला अपर पॉइंट यहाँ मूव करेगा और ये लोअर पॉइंट यहाँ पे मूव करेगा। मतलब कैसा बन जाएगा, देखने में कुछ ऐसा बन जाएगा। डन। अब देखो फिर से एक और टाइम, अगर पूरा साइकिल की बात करें हम, अभी टाइम कितना हो चुका है, अभी आपका टाइम हो चुका है पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब कंप्लीट हो जाएगा टाइम, फिर क्या हो जाएगा आपका, अब देखो ये जो पार्ट है कहाँ, यहाँ चल जाएगा, इसको मेरे साथ ही बनाओ, बन जाएगा। ये जो पार्ट है यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ मूव कर गया। डन। उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ मूव कर जाएगा। आया बात समझ में। ये जो देखो ए पार्ट यहाँ आ गया, ए पार्ट आगे, ए वाला पार्ट यहाँ आएगा और ए वाला पार्ट यहाँ आएगा, तो फिर बन जाएगा देखने में कुछ ऐसा। और उसका नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, साइकिल फिर से वही चालू हो जाएगा। डन ना। इसका नेक्स्ट साइकिल में यही साइकिल फिर से चालू होगा। अब देखो ये बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब हमने बोला था ये आपका एक वेव है, लेट अस सपोज ये वाला y1 वेव था, ठीक है, ये मैंने बनाया। अब मैंने क्या बताया था, एक और वेव है जो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, लेट अस से कि वो रेड वाला वेव है। डन। ये रेड वाला वेव है आपका। डन। अगर आप फिर से देखो ये क्या था, स्टार्टिंग में सपोज रेड वाला वेव ऐसे इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था ऑपोजिट में, ब्लू वाला क्या इस डायरेक्शन में कर रहा था, इस तरफ ब्लू वाला कर रहा था, और आपका रेड वाला क्या कर रहा है, इसके ऑपोजिट में कर रहा है। दोनों के एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम है। अब फिर से वही अगर हम देखेंगे तो यही रेड वाला वेव, ये जो पॉइंट है 0 सेकंड में यहाँ पे था, 1 सेकंड देखो यहाँ पे t/4 में क्या होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। डन। और ये वाला जो पॉइंट ऊपर में था ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये आपका पहुँच जाएगा यहाँ पे। डन। और ये वाला जो पॉइंट था ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। ये जो पॉइंट ये आगे मूव कर लेगा, ये पॉइंट यहाँ, और यहाँ पे जो टॉप पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे। तो कैसा हो जाएगा वेव, देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। डन है। अगर तुम देखो ना, अगर दो वेव अगर ऐसे आ रहा है तो तुमको वेव मूव करते हुए दिखेगा ही नहीं, आपको ऐसे ही दिखते रहेगा कि ऐसे पैटर्न में वो बना के रखें। अब फिर से अगर तुम और एक बार बनाना चाहो तो उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये जो टॉप पॉइंट है जो अभी यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। डन। तो इसको बनाते चलो। तो ये जो टॉप पॉइंट यहाँ पे था, कुछ देर बाद कहाँ, यहाँ आ गया। डन है। और ये जो मेरा बीच वाला पॉइंट था ये कहाँ आ जाएगा, आगे यहाँ आ जाएगा। डन। और यहाँ पे जो डाउन पॉइंट था ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, ओवरलैप कर चुका है फिर से। डन। अब देखो तुम चाहे तो इस तरह ड्राइंग बना के देख सकते हो। तो कुल मिला के बस कहने का मतलब यही था, स्टैंडिंग वेव में इस तरह दो ऑपोजिट में ट्रैवल करते। इसका मेन अगर डायग्राम हम बनाए तो कैसा बनाएगा, सपोज लेट द से ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो कितना है, x लेंथ है इस स्ट्रिंग का, ये जो रस्सी है इसका लेंथ कितना है, x है। इसमें एक वेव कहाँ प्रोपोगेट कर रहा होता है, एक वेव आपका प्रोपोगेट कर रहा होता है सामने। डन। ये आपका सामने जा रहा है, एम्पलीट्यूड वगैरह सब सेम है। दूसरा वेव आपका कहाँ प्रोपोगेट कर रहा होता है, पीछे की तरफ। डन। ये होता है आपका कुछ स्टैंडिंग वेव। अब देखना इसमें कुछ कुछ पॉइंट पे जीरो होता है ना, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टिकल डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे तो हो रहा है ना। आइडिया मिला। यहाँ पे पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होते हैं
उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं, तो जहाँ पे आपका पार्टिकल बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं करता है उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स। याद रखना, नोड्स मतलब नथिंग डस, नथिंग डस, शॉर्टकट याद रख सकते हो, नथिंग डस, कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, नोड्स होता है। और जहाँ पे होता है कुछ, जहाँ पे इस तरह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है, जैसे ये सब पार्ट, इन पार्ट्स को जहाँ पे ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम आया है ना, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एंटी नोड्स। आया बात समझ में? इनको हम बोल देते हैं एंटी नोड्स। यहाँ पे कुछ होता है, बहुत बड़ा हो चुका है, और जहाँ पे कुछ नहीं होता है उनको हम बोलते हैं नोड्स, नथिंग डस। ऐसे शॉर्टकट में याद कर सकते हो। तो यहाँ तक हमें बातें क्लियर हो गया। तो ये होता है हमारा स्टैंडिंग वेव। अब देखो हमें इसमें थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है कि स्टैंडिंग वेव में कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो ये हमने समझ लिया स्टैंडिंग वेव क्या है। अब शुरू करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। डन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए लेट फर्स्ट वेव जो कि सामने की तरफ जा रहा था उसका इक्वेशन क्या लिख देंगे, एम्पलीट्यूड सेम है, दैट इज ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ए फर्स्ट है। दूसरा वो क्या है, उसके ऑपोजिट में आ रहा है। ए अगर सामने जाने वाले को मैंने माइनस में लिखा तो उसके उल्टे जाने वाले को क्या, प्लस में लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी तो मैटर करता है ना, दैट इज साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये हमने 2 इक्वेशन लिख दिया। अब देखो, अभी अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मैं रिजल्टेंट के लिए क्या निकालूंगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करना होगा मेरे को, दैट इज y1 प्लस y2 करना है वेक्टर एडिशन के साथ, डायरेक्शन के साथ, इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस आया, डायरेक्शन लिखना है ना, दैट इज a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस दूसरा क्या आ जाएगा आपका a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये हमने 2 लिख दिया। अभी चलो बाकी की डेरिवेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ चुके हैं, दैट इज़ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक इक्वेशन क्या आया था हमारे पास, y इज इक्वल टू, मतलब y नेट इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, एक आया था, सॉरी माइनस, और एक आया था प्लस a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, एक में माइनस और एक में प्लस। अब देखो ए क्या कुछ देखने में साइन ए प्लस साइन बी के माफिक नहीं है। अगर मैं ए को कॉमन निकाल दूँ, दैट इज साइन ऑफ फंक्शन ए प्लस साइन ऑफ फंक्शन बी, ऐसा ही कुछ देखने में है। और हमें पता है साइन ए प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए होता है हमारे पास दैट इज़ 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये तो हमें पता है ना। तो इसको भी यहाँ पे इसी को सॉल्व करते हैं, दैट इज़, तो वाई नेट कितना हो जाएगा, ए रख देंगे 2 साइन ए प्लस बी करेंगे, दैट इज़ ए कितना है यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी करना है, दैट इज़ के एक्स प्लस ओमेगा टी, ए हो गया बी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, ए कितना है के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस बी कितना है आपका के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए हो गया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे माइनस माइनस लगता रहेगा, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन, दैट इज़ अगर वाई नेट निकालना चाहें तो कितना आ रहा है 2 साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या आ जाएगा 2 के एक्स अपॉन 2। यहाँ कॉस के साथ क्या बचेगा आपका, ये देखो प्लस के एक्स माइनस के एक्स कट गया, माइनस ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी अपॉन 2, ए बचता है हमारे पास। यहाँ से 2 कट गए, यहाँ से भी 2 कट गए, तो मेरे पे वाई नेट कितना आया निकल के, ए 2 साइन के एक्स और यहाँ पे कॉस माइनस ओमेगा टी। अब हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो देयरफॉर यहाँ से नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे हम, वाई नेट कितना आएगा ए 2 साइन के एक्स, तो कॉस माइनस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी के बराबर, ये हो गया आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। सो अगर मैं वाई नेट लिखूँ कितना आ जाएगा, ट्वाइस ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अब देखना इस इक्वेशन को हम कंपेयर कैसे करते हैं। अगर आपको याद होगा तो लास्ट जो हमारा सुपरपोजिशन करके आया था वहाँ पे क्या था, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आया था, तो वहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड किसको लिया था, आपने एक बार वो डेरिवेशन देख लेना। तो इस केस में देखो हमें, अगर देखो हमें वेव का जनरल इक्वेशन क्या पता है, हमें वेव का समझना इस चीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंट,
हमें वेव का जनरल इक्वेशन पता है, एक कुछ होता है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। अब यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी तो टर्म ही नहीं है, दिख रहा है के एक्स माइनस ओमेगा टी तो टर्म ही नहीं है, साइन है बट के एक्स है। इंपॉर्टेंट क्या है ओमेगा टी, वो तो है ही नहीं। डन। तो यहाँ पे के एक्स क्या है, तो वेव का प्रॉपर्टी होता है ना, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट का प्रॉपर्टी है। अगर आपको याद होगा ऑसिलेशन चैप्टर, उसमें आपने क्या पढ़ा था, ए साइन ओमेगा टी, याद आ रहा है। तो याद देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वेव का जो डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके जैसा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर ऑसिलेशन में गया, तो वहाँ पे हमने देखा कि ए साइन ओमेगा टी ऐसा कुछ है। प्रीवियस चैप्टर में हमने इसको पहले ही ड्राइव कर लिया था, ठीक है एकदम। तो ए साइन ओमेगा टी ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो उसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, अब देखो क्या मैं ए साइन को देखो साइन ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ये भी क्या होता है आपका, ये किसके बराबर होता है, अगर तुम इसको इवेल्यूएट करोगे ट्रिग्नोमेट्री में कितना आएगा, ए साइन ओमेगा टी आएगा ना। तो असल में यहाँ पे जो कॉस लिखा है ना, वही क्या है, वही आपका ए वाला फैक्टर है। आया समझ में। तो हम लोग इसी इक्वेशन में कंपेयर कर रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस जो ऑसिलेशन चैप्टर था वहाँ से हमने कंपेयर करके इस चीज़ को मान लिया कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट का जो है ना साइन वाला फैक्टर ओमेगा टी वाला ए वाला फैक्टर है। तो उसके बाकी इसको जो बाकी पार्ट बचता है उसको हमने बोल दिया एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो देयरफॉर कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, वी गेट, हमें क्या मिला, ये था वो स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, जो यहाँ पे करवाया ना वही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन था, ठीक है। वी गेट एम्पलीट्यूड किसके बराबर, ए फॉर एम्पलीट्यूड किसके बराबर, ट्वाइस ए साइन के एक्स। तो अब देखो 2 हमेशा 2 ही रहेगा, ए क्या है एम्पलीट्यूड, हम सेम रख रहे हैं एम्पलीट्यूड, तो ए भी सेम। तो अगर तुमको एम्पलीट्यूड को एक्स्ट्रा मैक्सिमाइज करना है तो तुमको क्या करना होगा, इसको के एक्स का वैल्यू को बढ़ाना होगा ना। अब देखो तो फॉर नोड, अब बाकी यहाँ पे कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेशन यहाँ पे हो चुका है। अब हमें केसेस बात करने, कुछ थोड़े बहुत केसेस हैं, 2 ही केस, दैट इज़ केस 1। तो पहले हम क्या निकालना चाहते हैं, नोड। अब देखो नोड में क्या होता है, नथिंग। तो नोड में तो फर्स्ट क्या निकालना चाहते हैं, नोड। फॉर नोड एम्पलीट्यूड इज नोड के लिए एम्पलीट्यूड कितना होता है, 0 होता है। नथिंग डस बताया तो था ना, नथिंग डस नोड्स 0 होता है एम्पलीट्यूड। तो इस केस में अगर इस पूरा वैल्यू को 0 करना है, 2 एक वैलिड वैल्यू है, ए क्या है कुछ रहेगा एम्पलीट्यूड, तो मुझे अगर इस पूरा वैल्यू को 0 करना है तो मुझे क्या करना होगा, साइन के एक्स का वैल्यू को 0 करना होगा ना। तो फॉर नोड एम्पलीट्यूड इज 0, तो इसको पूरा इक्वेशन को हम इस इक्वेशन को 2a साइन के एक्स को 0 कब कर सकते हैं, जब हम साइन के एक्स का वैल्यू को ही 0 कर दें। और अगर आपको पता है मतलब ट्रिग्नोमेट्री, तो आपने देखा है कि साइन का वैल्यू 0 कब होता है, साइन का वैल्यू 0 कब होता है, साइन का वैल्यू 0 होता है आपका साइन 0 में, फिर आपका साइन 180 में, तो कुल मिला के n पाई में। n आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3, डन। कुछ भी हम डाल सकते हैं, n नेचुरल नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी डालेंगे, दैट इज़ n इंटू 0, देखो 0 इंटू पाई 0 पाई, 1 इंटू पाई 1 पाई, दैट इज़ 180, 2 इंटू पाई 2 पाई 360, 3 इंटू पाई उसके बाद 360 प्लस 180, ठीक है ना। तो उस तरह ये सब में क्या होगा, साइन का वैल्यू 0 होता है, तो हम कह सकते हैं साइन के एक्स किसके बराबर होता है। अगर हम साइन का वैल्यू कोई भी n पाई लेंगे तो क्या होगा, इक्वल ही आएगा, तब भी यहाँ 0 ही आएगा ना। एनी हाउ साइन n पाई का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग थीटा, ऑन कंपेयरिंग एंगल, अगर हम एंगल को कंपेयर करें तो यहाँ पे के एक्स किसके बराबर आ रहा है आपका, n पाई के बराबर आ रहा है। अब k का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, और साथ में x इज इक्वल टू यहाँ लिख दियो n पाई। तो यहाँ पे पाई पाई कट जाएगा आपका, x कितना आएगा, n लैम्डा बाई 2। x क्या है आपका, पोजीशन बताता है कि कौन सा कितना पोजीशन में आपका फर्स्ट, आपका कितना पोजीशन, कितने पोजीशन पे। n का वैल्यू आप कंटिन्यूस ले सकते हो, 0 लोगे तो फर्स्ट बताएगा, फर्स्ट कौन से पोजीशन में आपका नोड बनते हैं। और अगर आपने उस डायग्राम को देखा होगा तो ऐसा मैंने कुछ डायग्राम बनाया था, हमेशा याद रखना फर्स्ट पोजीशन में जब तुम 0 लोगे ना तो फर्स्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ही क्या है, नोड का होता है, डन। उसके बाद सेकंड नोड कब बनेगा तुम्हारा, देखो इनका वैल्यू 1 ले लो, दैट इज़ लैम्डा बाई 1 लोगे कितना आएगा, लैम्डा बाई 2।
अब लैम्डा देखो पूरा वेवलेंथ, ए होता है तुम्हारा पूरा वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, उसका आधा करोगे ए आ जाएगा लैम्डा बाई 2, ए होता है आपका सेकंड नोड। थर्ड नोड निकालोगे दैट इज थर्ड नोड, 2 लैम्डा बाई 2 डालोगे तो कहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2 करोगे तो लैम्डा आएगा जो यहाँ पे बनेगा थर्ड नोड। तो ऐसे हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे एक्स क्या बताता है आपको, यहाँ पे एक्स बताता है पोजीशन ऑफ कौन सा नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स व्हेन वी टेक, जब हम क्या लेते हैं, जब हम नोड के वैल्यू लेते हैं, व्हेन वी टेक n इजिकल टू 0 1 2 3 ये सब जब लेते हैं तो पोजीशन ऑफ नोड बताते हैं। अब दूसरा जो हमें केस करना है वो है एंटी नोड का। केस 2 किसका है हमारा, एंटी नोड्स का है, फॉर एंटी नोड्स। अब जो एंटी नोड्स होते हैं उसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड को तुम्हें मैक्सिमम करना है तो यहाँ पे 2 को तो तुम और बढ़ा नहीं सकते। अब तुम जो एम्पलीट्यूड के साथ उसको ऑसिलेट कर रहे हो तो कांस्टेंट रहेगा, तो अगर तुमको फिर भी एम्पलीट्यूड बढ़ाना है तुमको किसका वैल्यू बढ़ाना होगा, साइन के एक्स का। तो फॉर एम्पलीट्यूड हमें साइन के एक्स का वैल्यू को बढ़ाना है, और साइन के एक्स का मतलब साइन थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और ये सब किस में आता है, ये सारे 90s में आते हैं, ठीक है ना। जैसे साइन 90 फिर साइन 270 इसमें क्या होता है 1 वैल्यू मिलता है हमें। अब देखना, ठीक है, प्लस और माइनस 1 उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने देखा होगा ए वेव क्या कभी नेगेटिव में होता है तो कभी पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे लिख देते दैट इज प्लस और माइनस 1 साइन का वैल्यू डन है। तो कभी यहाँ पे नेगेटिव में आएगा कभी पॉजिटिव में आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस और माइनस 1। तो साइन का वैल्यू प्लस और माइनस 1 कब कब आता है, दैट इज़ एक तो आता है तुम्हारा 90 पे, उसके बाद क्या आता है, फिर आता है 270 में दैट इज़ 3π/2 में। तो अगर तुम देखो 90 3π/2 इसमें कॉमन क्या है, 3π/2 को क्या मैं पाई प्लस π/2 नहीं लिख सकता हूँ, तभी 3π/2 आएगा। आया बात समझ में। और अगर तुम यहाँ से पाई कॉमन ले लो दैट इज़ कितना आएगा, दैट इज़ आ जाएगा आपका 1 + π/2। अब तुम 1 की जगह n भी ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो याद रखना आपका ये जो साइन का वैल्यू 1 प्लस और माइनस 1 कब कब आते रहता है, वो कब कब आता है आपका, जब हम लोग प्लस और माइनस 1 साइन का वैल्यू कब कब आता है, जब हम साइन का वैल्यू 90 वगैरह लेते हैं, दैट इज साइन पाई इंटू दैट इज पाई साइन n पाई प्लस π/2 कब आएगा, लिख देते हैं यहाँ पे साइन n पाई लेंगे या फिर π/2 प्लस करते हुए लेते जाएंगे, तब हमें क्या मिलता रहेगा, साइन का वैल्यू -1 नहीं तो +1 मिलते रहेगा। ये हुआ फंडा। अगेन ऑन इक्वेटिंग द एंगल, डन। दोनों मतलब सेम ही चीज़ हुआ, हमें 1 ही लाना है। इसका वैल्यू भी हमेशा प्लस और माइनस 1 में आते रहेगा, इसका भी प्लस और माइनस 1 में आएगा। तो इक्वेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, kx = n पाई प्लस π/2। आया बात समझ में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो k का वैल्यू कितना होता है, k का वैल्यू होता है 2π/λ, k का वैल्यू कितना 2π/λ। साथ में यहाँ पे x = यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो n + 1/2 बचता है, पाई कट जाएगा। तो आपका फाइनली मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ x का वैल्यू, फाइनली आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x = आपका आने वाला है, करके देखियो, लैम्डा वहाँ दैट इज़ लैम्डा 2 चले जाएगा नीचे /2, और साथ में यहाँ क्या बचेगा n + 1/2। ये होता है आपका पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। एंटी नोड्स कितने कितने पोजीशन में बनेंगे, अगर आप फर्स्ट देखो, फर्स्ट पोजीशन एंटी नोड का कहाँ बनता है। अगर तुम n का वैल्यू 0 लोगे, यहाँ पे n का वैल्यू 0 ले लोगे तो कितना बचेगा 1/2 इंटू π/2 दैट इज़ π/4। अगर तुम देखो फर्स्ट एंटी नोड यहीं पे तो बनता है π/4 में, पूरा अगर कितना है पाई है तो इसका 4 टुकड़ा कर लोगे, दिख रहा है ना, एक टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा, तो एक टुकड़ा कितने का है π/4 का है। तो ये बताते हैं हमें पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, ठीक है। ये फॉर्मूला में क्या बताता है, पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, डन। ये फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड पोजीशन ऑफ एंटी नोड। इससे हम एंटी नोड्स का पोजीशन को निकालते हैं, डन। अब हमें इसके कुछ एप्लीकेशंस करने हैं, दैट इज़ इन स्ट्रिंग, जो गिटार का स्ट्रिंग होता है ना, हमें उसमें इसके कुछ एप्लीकेशंस करने हैं। उसमें हमें क्या निकालना है, बेसिकली फ्रीक्वेंसीज वगैरह वो सारी चीज़ें हमें निकालना है। तो उसको अभी हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है।